Welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing well and this is our video number 32. अब तक हमने 310 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है. आई होप आप लोगों ने सारे के सारे क्वेश्चंस देख लिए होंगे और एक एक क्वेश्चन बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये सीरीज बहुत बेनिफिशियल है फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन. सो अगर आपने नहीं देखा होगा तो आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज हैव अ लुक एट वंस बिकॉज एवरी कॉन्सेप्ट कवर्ड इन दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. सो इफ यू हैवंट सब्सक्राइब माई चैनल सो आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज सब्सक्राइब इट एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर विथ योर फ्रेंड्स एज वेल. वी हैव वन टेलीग्राम ग्रुप. सो अगर आपने अब तक ज्वाइन नहीं किया होगा तो प्लीज ज्वाइन कीजिए फॉर अपकमिंग नोटिफिकेशंस. ठीक है. सो विदाउट अ फर्दर डू लेट्स बिगिन विद द वीडियो. सो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इन द सॉल्यूशन ऑफ लोड फ्लो इक्वेशन न्यूटन रैप्सन मेथड इज सुपीरियर टू द गॉस सीडल मेथड बिकॉज द डैश. सो ऑप्शंस आर टाइम टेकन टू परफॉर्म वन इटरेशन इन द एनआर मेथड इज लेस when compared to the time taken in the GS method. The number of iterations required in the NR method is more when compared to that in the GS method. Number of iterations required is not independent of the size of the system in the NR method. Convergence characteristic of the NR method are not affected by the selection of slack bus. ठीक है. So इस क्वेश्चन में हमें दो डिफरेंट मेथड्स दिए गए हैं. फर्स्ट वन वी हैव हियर इज न्यूटन रैप्सन मेथड एंड सेकंड वन वी हैव हियर इज गॉस सीडल मेथड. ठीक है. न्यूटन रैप्सन मेथड एंड गॉस सीडल मेथड, ये दोनों भी मेथड हम यूज करते हैं इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ लोड फ्लो इक्वेशन. ठीक है. इस क्वेश्चन में हमें दो तीन की पॉइंट्स दिए गए हैं जैसे कि टाइम टेकन. ठीक है. And also we have number of iteration and also we have certain information regarding convergence criteria. ठीक है. So ये सारे के सारे की पॉइंट्स दिए गए हैं. So इस चीज को ही ध्यान में रखते हुए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. ठीक है. So we have certain information regarding Gauss-Seidel method and Newton-Raphson method. So हम पूरा का पूरा चार्ट यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे because we have already covered all the statements from this table in some of our videos. So I request you to please watch that and now we are going to cover only highlighted points. ठीक है. So starting with the Gauss-Seidel method, जो टाइम लगता है Gauss-Seidel method को each iteration solve करने के लिए वो बहुत कम लगता है. As you can see that the time taken in each iteration is less in case of Gauss-Seidel method. But in case of न्यूटन रैप्सन मेथड जो टाइम लगता है इन ऑर्डर टू सॉल्व ईच इटरेशंस इज मोर. द नंबर ऑफ इटरेशंस रिक्वायर्ड आर मोर इन केस ऑफ गॉस-सीडल मेथड बट इन केस ऑफ न्यूटन रैप्सन मेथड नंबर ऑफ इटरेशंस आर लेस. जहां गॉस-सीडल मेथड में नंबर ऑफ इटरेशन ज्यादा होते हैं वहां टाइम कम लगता है. बट इन केस ऑफ न्यूटन रैप्सन मेथड नंबर ऑफ इटरेशंस लेस है बट जो टाइम लगता है एक एक इटरेशंस को सॉल्व करने के लिए वो ज्यादा होता है. ठीक है. सो टोटल टाइम टेकन टू गेट द कॉन्वर्जेंट क्राइटेरिया इज हाई एंड इन केस ऑफ न्यूटन रैप्सन मेथड जो टोटल टाइम लगता है इन ऑर्डर टू गेट द कॉन्वर्जेंट क्राइटेरिया इज लेस. नेक्स्ट पॉइंट इज सिलेक्शन of slang bus will affect the convergent criteria. But in case of Newton-Raphson method, selection of slang bus will not affect the convergent criteria. Convergent criteria को affect नहीं करेगा by the selection of slang bus in case of Newton-Raphson method. But Gauss-Seidel method में ऐसा होता है क्या? नहीं. अगर slang bus को select कर दिया then the convergent criteria is going to get affected. ठीक है. सो ये कुछ हाईलाइटेड पॉइंट्स थे जो हमने डिस्कस किए. नाउ मूविंग बैक टू आवर क्वेश्चन में हमें पूछा गया था कि न्यूटन रैप्सन मेथड ये सुपीरियर होता है गॉस-सीडल मेथड के, बट क्यों सुपीरियर होता है इसका रीजन हमें यहाँ फाइंड आउट करना है. ठीक है. सो आई एम जस्ट गोइंग टू राइट हियर सर्टेन पॉइंट्स दैट न्यूटन रैप्सन मेथड में क्या होता है. न्यूटन रैप्सन मेथड में
जो टाइम लगता है वो ज्यादा होता है बट नंबर ऑफ इटरेशंस कम होते हैं. सो लेस नंबर ऑफ इटरेशन बट जो टाइम लगता है वो ज्यादा होता है. सो मोर टाइम. बट इन केस ऑफ गॉस सीडल मेथड, गॉस सीडल मेथड में क्या होता है, जहां न्यूटन रैप्सन में लेस नंबर ऑफ इटरेशन लगता था, हियर वी हैव मोर नंबर ऑफ इटरेशंस. मोर इटरेशंस बट लेस टाइम. ठीक है. बट जो कॉन्वर्जेंस कैरेक्टरिस्टिक होता है, जो हमने स्लैंग बस से देखा था कि सिलेक्शन ऑफ स्लैंग बस is not affected in case of Newton-Raphson method. So selection of slack bus is not affected. But in case of GS, it is affected. Selection of slang bus ये affect करेगा conversion criteria को. So moving towards our option, first option में आप देख सकते हो कि time taken to perform one iteration in Newton-Raphson method is less. तो क्या less time लगता है? No, we required more time in order to perform iteration. यहाँ आप देख सकते हो कि more time है. So first option is wrong. Second one is number of iteration is more. So क्या number of iteration ज़्यादा लगते हैं Newton-Raphson method में? No, we required less number of iterations. So this is also wrong. Then we have the number of iteration required is not independent of the size of the system in the Newton-Raphson method. So जो selection of slang bus होता है वो affected नहीं होता है, बट यहाँ क्या दिया गया है, it is dependent. Not independent का मतलब क्या होता है, it is dependent, बट ये dependent नहीं होता है, it is independent, it is not affected. ठीक है, so C option भी गलत हो जाता है. And last one we have here is convergence characteristic of Newton-Raphson method are not affected by the selection of slang bus. So yes, this is only correct answer. And I hope आपको इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग सारा आइडिया मिल गया होगा. And moving towards our next question. So our next question is, a power system network consists of three elements 0, 1, 1, 2 and 2, 0 of the per unit impedances 0.2, 0.4 and 0.4 respectively. Its bus impedance matrix is given by dash. So अगर आपको याद हो, हमने सिमिलर टाइप का क्वेश्चन ऑलरेडी कवर कर लिया है. 287 नंबर का क्वेश्चन था. ठीक है, सो 287 क्वेश्चन में हमने सिमिलर टाइप में फाइंड आउट किया था बस इम्पिडेंस मैट्रिक्स. अगर आपको याद नहीं हो तो आप 287 क्वेश्चन को ओपन कीजिए, उसे देखिए कि कैसे मेथड से हमने सॉल्व किया है. बिकॉज ये क्वेश्चन मैं अभी यहाँ सॉल्व नहीं करूँगी, इट इज़ होमवर्क फॉर यू. ठीक है, आप खुद से सॉल्व करके देखिए कि आपको ये आ रहा है कि नहीं. ठीक है, नाउ मूविंग टूवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. So our next question is, zero sequence current can flow from a line into a transformer bank if the windings are in dash. So options are grounded star and delta, delta star, star and grounded star, and last one we have here is delta and delta. So similar question हमने already solve किया है, ये repeated question है. ठीक है, सो रिपीटेड क्वेश्चन है तो मे बी आपको इसका आंसर पता होगा. क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि जो जीरो सीक्वेंस करंट होता है वो फ्लो करता है लाइन से तो ट्रांसफॉर्मर बैंक तक. ठीक है, सो लाइन से ट्रांसफॉर्मर बैंक तक जो करंट फ्लो करेगा, जो जीरो सीक्वेंस करंट फ्लो करेगा, उसका वाइंडिंग क्या होना चाहिए, देन ओनली वी कैन बी एबल टू गेट दैट जीरो सीक्वेंस करंट कैन फ्लो फ्रॉम लाइन इनटू द ट्रांसफॉर्मर बैंक. ठीक है, सो इसका जो आंसर है इट इज नथिंग बट ग्राउंडेड स्टार एंड डेल्टा. सो कैसे ग्राउंडेड स्टार एंड डेल्टा होने वाला है, एज यू ऑल नो कि ग्राउंडेड स्टार और डेल्टा, दिस इज ग्राउंडेड स्टार, ये ग्राउंड किया गया है. ठीक है, एंड वी हैव हियर डेल्टा.
सो अगर आपको जीरो सीक्वेंस इम्पिडेंस नेटवर्क के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन होगा, then only you can be able to solve this question. So we have certain switches like this. ठीक है, we have certain switches like this. जो सीरीज स्विचेस है वो इंडिकेट करता है फॉर स्टार, और जो पैरेलल स्विचेस है इट इंडिकेट्स फॉर डेल्टा. ठीक है, ये डेल्टा के लिए होता है और ये स्टार के लिए होता है. ठीक है, दिस आर स्विचेस. सो यहाँ से हमें फाइंड आउट करना है कि जीरो सीक्वेंस करंट कैसे फ्लो होने वाला है. ठीक है, अगर स्विच नंबर 1 और स्विच नंबर 3 क्लोज रहेगा देन जीरो सीक्वेंस करंट कैन फ्लो. अगर मैंने स्विच नंबर 1 और स्विच नंबर 3 को क्लोज कर लिया देन जीरो सीक्वेंस करंट कैन फ्लो. सो क्वेश्चन में हमें वही पूछा गया था कि जीरो सीक्वेंस करंट कैन फ्लो फ्रॉम लाइन इनटू द ट्रांसफॉर्मर बैंक if the connection of windings are grounded star and delta. This is nothing but grounded star. अगर grounded star रहा then only switch number 1 is going to close. और delta connection रहा, but delta connection अगर 2 में रहा, if this switch is going to close then zero sequence current cannot flow through the transformer bank. ट्रांसफॉर्मर बैंक से तभी फ्लो होगा when switch number 3 is closed. ठीक है, सो ऑप्शन नंबर ए इज ओनली करेक्ट आंसर फॉर दिस. सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा. नाउ मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. सो द क्वेश्चन इज व्हेन अ लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट occurs, द करंट इन अ फॉल्टेड फेज इज 100 amperes. द जीरो सीक्वेंस करंट इन दिस केस विल बी डैश. ये भी सेम क्वेश्चन है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, हमने ऑलरेडी इसे सॉल्व कर लिया है. सो अगर आपको याद हो तो फॉल्ट करंट का फॉर्मूला क्या होता है? IF is equals to 3 times of zero sequence current. ठीक है, क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है? क्वेश्चन में हमें फॉल्ट करंट के बारे में दिया गया है. ठीक है, सो जो फॉल्ट करंट होता है वो 100 amperes दिया गया है एंड वी हैव टू फाइंड आउट द जीरो सीक्वेंस करंट. सो यू हैव टू जस्ट सब्स्टिट्यूट दिस. IA0 is equals to IF by 3. सो IF का वैल्यू कितना है? 100 amperes divided by 3, you are going to get 33.33 amperes. So option number B is only correct answer for this. So I hope आपको ये समझ में आया होगा. मोस्टली आफ्टर 300 या फिर 350 क्वेश्चंस के बाद में सारे के सारे रिपीटेड ही क्वेश्चंस हैं. अगर आपने ऑलरेडी क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया होगा तो आपको क्वेश्चन देखते ही समझ जाएगा कि ये रिपीटेड क्वेश्चन है एंड देन यू कैन बी एबल टू सॉल्व दैट इजीली. ठीक है, so moving towards next question. Question is when a 50 MVA 11 kV 3-phase generator is subjected to a 3-phase fault, the fault current is minus J5 per unit. When it is subjected to a line-to-line fault, the positive sequence current is minus J4 per unit. The positive and negative sequence reactances are dash. सो हमें क्या फाइंड आउट करना है? वी हैव टू फाइंड आउट द पॉजिटिव एंड निगेटिव सीक्वेंस रिएक्टेंस. हमें क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है? वी हैव बीन गिवन द स्पेसिफिकेशन ऑफ जनरेटर. सो क्या क्या स्पेसिफिकेशंस दिए गए हैं दैट वी नीड टू राइट हियर. सो सबसे पहले तो हमें MVA दिया गया है. सो कितने MVA दिया गया है? इट इज नथिंग बट 50 MVA 11 kV 3-phase जनरेटर है. ठीक है, एंड ऑल्सो 3-phase फॉल्ट ऑकर हो रहा है. एज यू कैन सी दैट 3-phase फॉल्ट इज गोइंग टू ऑकर. और जो 3-phase फॉल्ट ऑकर करने के बाद जो फॉल्ट करंट आपको मिलता है दैट इज माइनस J5 per unit. So I can write here that fault current IF it is in per unit. ठीक है, सो कितना पर यूनिट दिया गया है? माइनस J5 per unit. ठीक है, हमने अब तक कौन सा फॉल्ट देखा था? वी हैव सीन 3-phase फॉल्ट. बट इफ द जनरेटर इज सब्जेक्टेड टू लाइन फॉल्ट तो जो पॉजिटिव सीक्वेंस करंट होता है वो हमें दिया गया है J4 माइनस J4 पर यूनिट वैल्यू.
ठीक है, सो आई कैन राइट हियर दैट दिस इज फॉर थ्री फेज फॉल्ट। सो हमें पॉजिटिव सीक्वेंस करंट दिया गया है, राइट। IA1 इज इक्वल्स टू -J4 पर यूनिट। दिस इज फॉर लाइन टू लाइन फॉल्ट। दिस इज फॉर लाइन टू लाइन फॉल्ट। थ्री फेज फॉल्ट के लिए डिफरेंट करंट दिया गया है, फॉल्ट करंट दिया गया है, एंड लाइन टू लाइन फॉल्ट के लिए पॉजिटिव सीक्वेंस करंट दिया गया है। सो व्हेनेवर देयर इज थ्री फेज फॉल्ट के लिए वी हैव वन फॉर्मूला इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द इम्पिडेंस वैल्यू। ठीक है, सो आप कैसे फाइंड आउट कर सकोगे? वी हैव IF फॉर थ्री फेज, fault current for three phase is equals to E by ZA1. From this you can be able to find out ZA1 value because three phase fault दिया गया है ना। fault current का मतलब in case of three phase fault it is nothing but positive sequence current only। हमें दिया तो गया है कि ये fault current है for three phase, but three phase fault के case में we will be having only positive sequence current. So in short you can consider this as IA1 only. So now you can be able to find out ZA1 positive sequence impedance आप find out कर सकोगे। So ZA1 is equals to 1 by -J5। जब आप इसे सॉल्व करेंगे then what you are going to get? You are going to get 0.2J। सो हमने पॉजिटिव सीक्वेंस रिएक्टेंस को तो फाइंड आउट कर लिया है थ्रू थ्री फेज फॉल्ट, बट नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द नेगेटिव सीक्वेंस इम्पिडेंस। सो नेगेटिव सीक्वेंस इम्पिडेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे? यूजिंग लाइन टू लाइन फॉल्ट। सो लाइन टू लाइन फॉल्ट के कुछ फॉर्मूलाज होते हैं, उसका यूज करके आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, सो IA1 इज इक्वल्स टू E by ZA1 plus ZA2। This is the value of positive sequence fault current in case of line to line fault। ठीक है, so line to line fault के लिए ये equation है। Now you can substitute all the values। E का value तो 1 आता है because it's a per unit value, right। खुद के बेस में अगर हमने वोल्टेज उसका फाइंड आउट कर लिया then you are going to get 1 as a result only। IA1 का भी वैल्यू दिया गया है लाइन टू लाइन फॉल्ट के लिए। Now you have to substitute all the values, and after substitution what you are going to get? ZA1 plus ZA2 is equals to 1 by -J4। ZA1 का हमने ऑलरेडी वैल्यू फाइंड आउट कर लिया है। ठीक है, सो ZA2 is equals to 0.25 minus 0.2 is equals to 0.05J। सो हमने ZA2 का भी वैल्यू फाइंड आउट कर लिया है। सो आई होप आपको ये प्रोसीजर समझ में आया होगा कि कैसे कैसे हमने फाइंड आउट किया है। ठीक है, सो जो करेक्ट आंसर है फॉर दिस गिवन क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नाउ मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पावर जनरेटेड बाय टू प्लांट्स आर P1 is equals to 50 megawatts, P2 is equals to 40 megawatts. If the loss coefficients are B11 is equals to 0.001, B22 is equals to 0.0025, B12 is equals to minus 0.0005. Now we have to find out the power loss. So आप power loss कैसे find out कर सकते हो? So we have one formula in order to find out the power loss value. So it is going to be power loss is equals to P1 square B11 plus 2P1 P2 B12 plus P2 whole square B22। So this is the value of power loss। Consider this as equation number 1। So जितने भी स्पेसिफिकेशंस हमें क्वेश्चन में दिए गए हैं आप 1 by 1 इसे सॉल्व कीजिए, सब्स्टिट्यूट कीजिए सारे के सारे वैल्यू, एंड आफ्टर दैट यू कैन बी एबल टू सॉल्व पावर लॉस वैल्यू।
सो आई एम गोइंग टू सब्स्टिट्यूट ऑल द वैल्यूज। P1 का वैल्यू क्या है 50 मेगावाट्स, सो आई एम गोइंग टू राइट 50 स्क्वायर। B11 का वैल्यू क्या दिया गया है 0.001 प्लस 2 इंटू 50 इंटू 40 और B12 का वैल्यू -0.0005 प्लस P2 का वैल्यू 40 स्क्वायर एंड B22 का वैल्यू 0.00225. ठीक है, so when you will solve this, what you are going to get? You are going to get 2.5 minus 2 plus 4 is equals to 4.5 megawatts. ठीक है, this is the value you are going to get and it is an option number C. So option number C is only correct answer for this. तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। बस आपको यही फॉर्मूला याद में रखना है। दिस इज द फॉर्मूला, पावर लॉस के लिए फॉर्मूला। सो आफ्टर knowing this formula you can be able to solve this kind of questions. ठीक है, now moving towards next question. So the question is, the following data pertains to two alternators working in parallel and supplying a total load of 80 megawatts. मशीन 1 का स्पेसिफिकेशन दिया गया है, मशीन 2 के लिए भी स्पेसिफिकेशन दिए गए हैं, उनका एमवीए दिया गया है एंड स्पीड रेगुलेशन। बट आप देख सकते हो दैट इट हैज सिमिलर स्पीड रेगुलेशन। द लोड शेयरिंग बिटवीन मशीन 1 एंड मशीन 2 इज डैश। सो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे? एज यू ऑल नो कि स्पीड रेगुलेशन तो सेम है, सो स्पीड रेगुलेशन तो हम यहाँ यूज नहीं करेंगे, बट स्टिल वी कैन बी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे ये क्वेश्चन को? सो इस क्वेश्चन को हम पावर ट्रायंगल से सॉल्व करेंगे। ठीक है, स्पीड रेगुलेशन दिया गया है सिमिलर, इक्वल स्पीड रेगुलेशन दिया गया है, राइट? कितना दिया गया है? इट इज नथिंग बट 5%। मशीन 1 का स्पेसिफिकेशन कितना दिया गया है? मशीन 1 का स्पेसिफिकेशन 40 MVA दिया गया है, मशीन 2 का 60 MVA दिया गया है। वी हैव हियर P1, P2 एंड सिमिलर 5% ऑफ स्पीड रेगुलेशन, 5% ऑफ स्पीड रेगुलेशन। ठीक है, सो सिमिलर ट्रायंगल के प्रॉपर्टी से हम इसे सॉल्व करेंगे। दैट रेशियो ऑफ P1 एंड P2 इज गोइंग टू इक्वल with 40 and 60. So I can write here P1 by P2 is equals to 40 by 60, right? So I am going to get 2 by 3 as its result. So P का वैल्यू कितना आएगा? P1 is equals to 2 by 3 P2. Consider this as equation number 1. और एक क्वेश्चन में इक्वेशन दिया गया है दैट कंबाइनली जो टोटल लोड है वो 80 मेगावाट्स है, राइट? सो P1 प्लस P2 इज इक्वल्स टू 80 megawatts. Consider this as equation number 2. So from equation number 1 and equation number 2 you can be able to solve this question. So आप P1 के जगह सब्स्टिट्यूट कीजिए 2 by 3 P2 and you can be able to solve the question. So 2 by 3 P2 plus P2 is equals to 80. So it is going to be 5 P2 by 3 is equals to 80. जब आप इसे सॉल्व करेंगे then you are going to get P2 is equals to 48 megawatts and P1 is equals to 32 megawatts. That means option number D is only correct answer for this. So I hope आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, now moving towards next question. So the question is, the per unit impedance of a synchronous machine is 0.242. If the base voltage is increased by 1.1 times, the per unit value will be dash. So option में क्या दिया गया है? That Z का वैल्यू, सिंक्रोनस मशीन का जो पर यूनिट इम्पिडेंस का वैल्यू होता है, इट इज नथिंग बट 2. Z
per unit is equals to 0.242. बेस वोल्टेज इंक्रीज किया गया है बाय 1.1 टाइम्स. दैट मीन्स जो पुराना वाला बेस वोल्टेज था पुराना वो 1 था, एंड नाउ द न्यू बेस वोल्टेज इज इंक्रीज बाय 1.1 टाइम्स. टाइम्स मतलब मल्टीप्लीकेशन फैक्टर आ जाएगा 1.1. सो आई कैन राइट हियर दैट इट इज ओल्ड वैल्यू, राइट. वोल्टेज आई कैन राइट हियर केवी. ठीक है, केवी ओल्ड का वैल्यू कितना था? केवी ओल्ड का वैल्यू 1 था, एंड नाउ केवी न्यू it has increased by 1.1 times. That means 1.1 into 1 is equals to 1.1. ठीक है, हमें क्या फाइंड आउट करना है? वी हैव टू फाइंड आउट द पर यूनिट वैल्यू ऑफ इम्पिडेंस. सो न्यू आपको इम्पिडेंस फाइंड आउट करना है. एज यू ऑल नो दैट Z per unit न्यू इज इक्वल्स टू Z per unit old. यहाँ MVA के वैल्यूज एक भी दिए नहीं गए हैं, so you have to just keep that value and you can be able to write only for KVs. So KV old divided by KV new whole square is equals to 0.242 into old value कितना है? 1, new value 1.1 because it has increased by 1.1 times whole square. Now after solving this, what you are going to get? You are going to get 0.2 per unit as its result. So option number D is only correct answer for this. So I hope आपको ये भी समझ में आया होगा. Now moving towards next question. So the question is, the following figure shows the single line diagram of a power system with all the reactances marked in per unit on the same base value. The system is on no load when a three-phase fault occur at F. So कहाँ है F? Here. Three-phase fault occur हो रहा है F पे on the high voltage side, HV side में of the transformer T2. ठीक है, this is HV side and this is LV side. The fault current will be dash. So हमें क्या find out करना है? We have to find out the fault current value. So आप कैसे fault current value find out कर सकोगे? First of all, you need to draw the impedance network of this given power system. ठीक है, जो सिंगल लाइन डायग्राम दिया गया है इससे रिलेटेड हमें सबसे पहले तो इम्पिडेंस नेटवर्क ड्रॉ करना होगा, एंड आफ्टर ड्रॉइंग दैट यू नीड टू फाइंड आउट द इक्विवेलेंट इम्पिडेंस कंसिडरिंग द फॉल्ट पॉइंट. फॉल्ट पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में जो भी रिएक्टेंसेस होंगे वो दोनों पैरेलल में कनेक्टेड होंगे बिकॉज थ्री फेज फॉल्ट ऑकर हो रहा है मिड पॉइंट पे. ठीक है, दैट मीन्स HV साइड ऑफ ट्रांसफॉर्मर T2 में फॉल्ट ऑकर हो रहा है. सो फॉल्ट के लेफ्ट हैंड साइड वाला जो सेक्शन है और राइट हैंड साइड वाला जो सेक्शन है, जो दोनों के भी डिफरेंट इम्पिडेंसेस होंगे वो दोनों पैरेलल में हो जाएंगे बिकॉज सेंटर में थ्री फेज फॉल्ट ऑकर हो रहा है. सो थ्री फेज फॉल्ट ऑकर होने की वजह से वी कैन बी एबल टू फाइंड आउट द इक्विवेलेंट इम्पिडेंस, और इक्विवेलेंट इम्पिडेंस का अगर आप रेसिप्रोकल लोगे देन ओनली यू कैन बी एबल टू फाइंड आउट द फॉल्ट करंट वैल्यू. ठीक है, सो इस सिंगल लाइन डायग्राम का सबसे पहले तो हम रिएक्टेंस नेटवर्क ड्रॉ करेंगे. ठीक है, स्टार्टिंग विथ दिस जनरेटर. जनरेटर का कितना दिया गया है हमारे पास पर यूनिट वैल्यू? इट इज नथिंग बट 0.1 and generator is always connected in parallel, so you have to draw here 0.1. ठीक है, now next one we have here is transformer. So transformer का भी per unit value दिया गया है. So transformer का कितना per unit value दिया गया है? It is nothing but 0.08 per unit value. ठीक है, 0.08. This is the per unit value of transformer T1. Next one we have J 0.2 per unit. ये ट्रांसमिशन लाइन का होता है. So it is J 0.2. Now next one we have here is fault point. ठीक है, यहाँ fault occur हो रहा है. Next one we have transformer T2. Transformer T2 का भी same impedance है.
It is nothing but J 0.08. And then we have motor. So motor का impedance कितना दिया गया है? It is nothing but 0.1. ठीक है. So this is the impedance network. But आपको पता है कि fault occur हो गया है. So fault कहाँ occur हुआ है? At this point, at the HV side of T2 transformer. This is the fault point. So fault point के left hand side वाले जितने भी reactances होंगे and fault point के right hand side में जितने भी reactances होंगे, ये दोनों पैरेलल में हो जाएंगे एंड यू हैव टू फाइंड आउट द इक्विवेलेंट वैल्यू. सो जब आप ये तीनों को ऐड ऑन करोगे देन व्हाट यू आर गोइंग टू गेट? यू आर गोइंग टू गेट वन वैल्यू एंड दैट वैल्यू इज गोइंग टू बी 0.38. कैसे 0.38 आएगा? 0.2 प्लस 0.1 0.3 एंड 0.3 प्लस 0.08 0.38. दिस इज द वैल्यू फॉर लेफ्ट हैंड साइड ऑफ फॉल्ट पॉइंट एंड राइट हैंड साइड में हमारे पास 0.1 दिया गया है एंड 0.08 दिया गया है. दैट मीन्स ओवरऑल 0.18 J इज द रिएक्टेंस एट राइट हैंड साइड ऑफ फॉल्ट पॉइंट. ठीक है. जो दो न्यू इक्विवेलेंट रिएक्टेंसेस हमने फाइंड आउट किया है, ये दोनों अभी पैरेलल में हो जाएंगे एंड वी हैव टू सॉल्व अकॉर्डिंगली. So X equivalent is equals to 0.38 parallel with 0.18. ठीक है. आप इसे सॉल्व कीजिए and what you are going to get? 0.38 into 0.18 divided by 0.38 plus 0.18. जब आप इसे सॉल्व करेंगे then you are going to get 0.122 J. This is the value of equivalent reactance at the fault point. But हमें करंट फाइंड आउट करना था, फॉल्ट करंट फाइंड आउट करना था. तो फॉल्ट करंट के लिए जो फॉर्मूला है I is equals to 1 by X equivalent. The inverse of equivalent reactance is equals to current, which is nothing but 1 by 0.122 J. So जब आप इसे सॉल्व करेंगे then what you are going to get? You are going to get minus J 8.1871 per unit. So it is an option number C. So option number C is only correct answer for this. So I hope आपको ये समझ में आया होगा प्रोसीजर कि ऐसे क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं. Whenever there is occurrence of fault, उस पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड और राइट साइड के जितने भी रिएक्टेंसेस होंगे वो पैरेलल में कनेक्टेड होंगे एंड अकॉर्डिंगली यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट रिएक्टेंस एंड इक्विवेलेंट रिएक्टेंस को रेसिप्रोकल करने के बाद आपको फॉल्ट करंट मिलेगा एंड दैट इज गोइंग टू बी योर आंसर. ठीक है. Now moving towards our last question. So the question is the rated breaking capacity MVA of a circuit breaker is equal to dash. So options are the product of rated breaking current and rated voltage, the product of rated symmetrical breaking current and rated voltage, the product of breaking current and fault voltage, twice the value of rated current and rated voltage. So it is a direct formula. Rated breaking capacity of circuit breaker का value क्या होता है? It is nothing but rated breaking capacity MVA of circuit breaker is equals to product of rated breaking current KA and rated voltage KV. So it is an option number A. So option number A is only correct answer for this. So I hope आपको आज के सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे. अगर कोई क्वेश्चंस में आपको डाउट हो तो प्लीज कमेंट के थ्रू मुझे पूछिए. And if you haven't subscribed my channel, so please subscribe it. If you haven't, share with your friends. So I request you to please share with your friends as well. Like कीजिए, comment कीजिए, share कीजिए, and kindly join our Telegram group for further notifications. So मिलते हैं next video में. So thank you guys.